गांधी दर्शन की क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने सूचित किया कि 1 अगस्त को सारे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। इससे पहले दिन यानी 31 जुलाई को हड़ताल, उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसकी तैयारी की जाएगी। सरकार के क्रोध का डर नहीं है, उन्हें डर है जनगण के क्रोध का। विभिन्न वर्गों के भारतीयों में नियम और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उन्होंने आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने कहा, संपूर्ण असहयोग के लिए संपूर्ण आयोजन चाहिए। क्रोध से अव्यवस्था उत्पन्न होती है, हिंसा को एकदम छोड़ देना होगा। हिंसा का आश्रय लेना अपने उद्देश्य को पीछे हटना होगा और उससे व्यर्थ ही बहुत से निर्दोष लोगों की प्राण हानि होगी। सबसे बड़ी बात होगी, व्यवस्था बनाए ही रखनी होगी। तो इस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया, लेकिन मन ही मन बड़े मजबूत थे कि किसी भी लेवल पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, और होती है तो हम हमारे मकसद से भटक जाएंगे। और अंत समय तक वो उस पर डटे रहे, और जब भी थोड़ी सी हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन को, यानी कि वो मन, वचन और कर्म से बिल्कुल अडिग थे कि हिंसा नहीं होगी तो नहीं होगी। उनके मन में किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी, षड्यंत्र नहीं था। गांधी और असहयोग समिति ने 2 महीने पहले से आंदोलन की कार्यप्रणाली निश्चित कर रखी थी। उसमें कहा गया था कि सब तरह की उपाधियां और सम्मान सूचक पदों का त्याग करना होगा। सबसे पहला, सभी उपाधियां और सम्मान सूचक पदों को त्याग दिया जाएगा। दूसरा, सरकारी रोकड़ से कर्ज नहीं लिया जाएगा। किसी प्रकार का लोन, कर्ज गवर्नमेंट से नहीं लिया जाएगा। अदालतों और वकीलों को सत्याग्रह करना होगा। प्रभावशाली ढंग से मुकदमों का मुकाबला करना होगा। यानी कि इस प्रकार के असहयोग से सरकार द्वारा जो मुकदमे दर्ज होंगे, अदालतों में जो लंबी बहस मुबाहिसे होंगे, उनका भी मुकाबला हमें करना होगा। लड़के लड़कियों को स्कूल छोड़ देना होगा। पिता माता को इसकी निगरानी करनी होगी, यानी कि कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, सभी के सभी घर पे रहेंगे, और माँ बाप भी ध्यान रखेंगे कि उनके बेटे बेटियाँ कहीं स्कूल तो नहीं जा रहे हैं। संवैधानिक सुधारों के निर्देश नहीं माने जाएंगे। सरकार ने जो लॉलीपॉप के रूप में संवैधानिक सुधार 1919 में दिए, उनको नहीं माना जाएगा। सरकारी उत्सवों और सभा समितियों के निमंत्रण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्योंकि फूट डालने के लिए सरकार उत्सव का आयोजन करेगी, किसी का मान सम्मान करेगी और सभा समितियां करेगी, तो उनमें हमारे को नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है। फौजी और गैर फौजी सभी पदों को छोड़ देना होगा। ये बड़ा फैसला था कि अब तक जितने भी फौज के अंदर थे इंडियन, वो छोड़ें। गैर फौजी भी जो पुराने ओहदे पे हैं, उनको छोड़ें। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना होगा, यानी कि कार्यप्रणाली के नकारात्मक अंशों के बाद यही एकमात्र रचनात्मक कार्यक्रम है। इस नई रीति पर नवीन भारत की दीवार उठेगी, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। यह आंदोलन प्रथम चरण में था। गांधी की ये सावधान दूरदर्शिता यूरोप के विप्लवियों के लिए कम आश्चर्य की बात नहीं थी। भारतीय विद्रोह के विशाल यंत्र को वे ही चला रहे थे। इच्छा के अनुसार उसकी गति का नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने उसका चक्का
थाम रखा है। यहाँ कानून तोड़ने का सवाल ही नहीं है। यद्यपि उसकी प्रथा और पद्धति के बारे में भी उनको जानकारी है। उन्होंने थोरो की रचनाओं से ये जानकारी प्राप्त की है। उनके अनेक निबंधों में थोरो का उल्लेख है। असहयोग को उन्होंने कानून तोड़ने से अलग करके देखा है। उन्होंने ये बात समझी है कि कानून भंग आंदोलन केवल कानून को न मानना ही नहीं है, उसके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसमें कानून के उल्लंघन का भी इंगित है। इस उल्लंघन रीति के सभी व्यवहार प्रखर बुद्धि वाले लोगों के लिए ही संभव है, लेकिन असहयोग सारी जनता का आंदोलन हो सकता है, उसे वैसा ही बनाना भी है। कानून भंग करने के लिए वे अपने देशवासियों को धीरे धीरे तैयार करना चाहते हैं। अभी भी वे अपने को पूरी तरह से तैयार नहीं मानते और इसी से आंदोलन की लगाम वे छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनके देशवासी अपने को जीतें। अपने देशवासी पहले अपने को जीते, खुद पर नियंत्रण करें। असहयोग के इस प्रथम चरण में कर न देने का प्रश्न भी नहीं है। गांधी उचित समय की प्रतीक्षा में है। 1 अगस्त 1920 को वायसराय को लिखे गए अपने प्रसिद्ध पत्र में उन्होंने आंदोलन का प्रथम संकेत दिया। इस पत्र के द्वारा उन्होंने सरकार के द्वारा दी गई सभी सम्मान सूचक पदवियां और पुरस्कार लौटा दिए। उन्होंने लिखा, मैं दुख के साथ केसर हिंद का स्वर्ण पदक लौटाता हूं, जो मुझे दक्षिण अफ्रीका में सेवा कार्य के लिए दिया गया था। मैं जुलू युद्ध का पदक भी लौटा रहा हूं, जो मुझे सन 1906 में स्वयं सेवक भारतीय दल के कर्मचारी के रूप में मिला था। बोअर युद्ध का पदक भी लौटा रहा हूं, जिसे मुझको अंग्रेज सरकार ने सन 1899-1900 में लड़ाई के घायलों की सेवा शुश्रूषा के निमित्त दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ है और जिन कारणों के खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ है, उसके बाद अन्याय और अविचार के द्वारा कलंकित सरकार के लिए मेरे मन में किसी प्रकार के सम्मान अथवा प्रीति की भावना नहीं रह सकती। उस सरकार को पश्चाताप के मार्ग पर लाने के लिए मजबूर करना होगा। इसी से मैंने असहयोग का निर्देश दिया है, जिसके द्वारा हिंसा का अवलंबन किए बिना भी सरकार से अपने को स्वतंत्र किया जा सकता है, संयत किया जा सकता है। गांधी ने यह आशा प्रकट की कि वायसराय जनता के स्वीकृत प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करके अन्याय का प्रतिकार करने में लग जाएंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने गांधी के दृष्टांत का अनुसरण किया। बहुत से मजिस्ट्रेटों ने अपने पद का त्याग कर दिया। हजारों छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए। अदालतों का सारा सम्मान खत्म होने लगा। एक के बाद एक दूसरा स्कूल खाली होने लगा। सितंबर में कलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशाल अधिवेशन हुआ, उसमें सबसे पहले गांधी के निर्णयों का प्रबल बहुमत से समर्थन हुआ। गांधी ने अपने मित्र मौलाना शौकत अली के साथ सारे देश का दौरा शुरू किया। वे जहां जाते वहीं जनता तुमुल हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत करती। अपने कार्यकलापों के पहले वर्ष में वे जिस तरह लाखों लाख लोगों के नेता के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले वे कभी वैसा नहीं कर सके थे। बेशक उन्हें हिंसा की लगाम कसे रहना पड़ा, क्योंकि जनता तो केवल उन्मत्त होना ही जानती है। खास तौर से जनता की अराजक हिंसा का ही उन्हें ज़्यादा भय था। उन्मत्त जन शासन का कठोरतम विरोध करने में भी वे पश्चात्पद नहीं हुए। उन्होंने ये भी जान लिया कि भारत को चरम संकट की आशंका उसी से है। युद्ध से उन्होंने जीवन भर घृणा की है, लेकिन वे बेलगाम उन्मत्तता से युद्ध को श्रेष्ठ मानने को तैयार है। भारत को यदि हिंसा का मार्ग ग्रहण करना ही पड़े तो वे व्यवस्था से नियंत्रित हिंसा हो, भले ही युद्ध हो, लेकिन किसी भी तरह उन्मत्त जनता का शासन न होना चाहिए। खुशी से कांपती हुई जनता की जय जयकार से भी वे घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अनायास ही उससे जाने कितने अनजान उत्सृंखलता के आचरण जन्म ले सकते हैं। वे संकरता के
बीच व्यवस्था कायम करनी ही होगी। उन्मत्त भीड़ की जगह जनगण के व्यवस्थित कार्यक्रम को प्रतिष्ठित करना होगा। स्वच्छ दृष्टि संपन्न इन रहस्यवादी की व्यवहारिक बुद्धि ऐसी प्रबल है कि वे यूरोप के हमारे महान रहस्यवादियों में किसी अंश से कम नहीं है। वे रीति विधायक अजस्त्र चित्तों के स्वामी हैं। वे जन आंदोलनों की प्रबल बाढ़ को नियंत्रित करने में लगे। उस आंदोलन को किन मार्गों से चलाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बारीक से बारीक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, संगीत की उपेक्षा ही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि लय और व्यवस्था का प्रतीक संगीत है। दुख की बात है कि भारत में वे एक छोटे से वर्ग की मिल्कियत बनकर रह गया है। हम उसे सारे राष्ट्र की संपत्ति नहीं बना सके। सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय गीत का गायन सिखाना आवश्यक है। हमारे बड़े बड़े संगीतज्ञ कांग्रेस में भाग लें, जनता को गीत गाना सिखावें, जिससे सुचिंतित इच्छा शक्ति का अभाव है। ऐसी जनता को श्रृंखलाबद्ध करने के लिए उससे सहज उपाय नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक निर्देशों की सूची पेश की। बड़े बड़े आंदोलनों के अनुभवहीन स्वयंसेवकों को शामिल करने से काम न चलेगा। अनुभवी स्वयंसेवकों को ही आगे रखना होगा। साधारण रीति नीतियों वाली एक निर्देश पुस्तिका पर हर स्वयंसेवक के पास होनी चाहिए। स्वयंसेवकों को आवश्यकता के अनुसार संकेत सूचक सीटी बजाने का तरीका अख्तियार करना चाहिए। बिना बहस मुबाहिसे के जनता को स्वयंसेवकों का निर्देश मान लेना चाहिए। सिर्फ निश्चित समय पर ही नारा लगाना चाहिए। नियम की अवहेलना अक्षम्य होगी। जनता को सड़कों पर कतार में चलना चाहिए, जिससे सवारियों के यातायात के लिए रास्ता खाली रहे। उन्हें स्टेशन का प्रवेश मार्ग न रोकना चाहिए। अपने साथ बाल बच्चों को न लाना चाहिए, आदि आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल तो बजा दिया, लेकिन वो स्वयं उन्मादी जनता के व्यवहार से चिंतित थे कि ऐसा नहीं हो, भीड़ एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये सारा खाका उनके दिमाग में था, और ये सब सोच विचारने के बाद ही गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज,